हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस सीपरी पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप इस वीडियो के थंबनेल पर से समझ सकते हैं कि आज से हम आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो जो अपना जियोग्राफी के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे खगोल विज्ञान को हम क्या कहते हैं जी, आप भी बताइए। तो खगोल विज्ञान को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो खगोल विज्ञान को एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ हम इसको कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि खगोल विज्ञान को हम किस नाम से और जानते हैं, तो आप बता देंगे खगोल विज्ञान को हम एस्ट्रोनॉमी और साथ ही साथ हम एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे अपना पहला क्वेश्चन होता है कि खगोल विज्ञान क्या है। व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमी। सो हाउ कैन इट explain this topic? So we can say that what is astronomy. So astronomy, we can say that astronomy is a लॉजिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। दैट मीन्स खगोल ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। दैट मीन्स आप ना आँख उठाकर देखिए, आप आकाश में आपको जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, तो आप बोलेंगे भैया वो क्या है, वो ब्रह्मांड है। और इसी के बारे में जब हम कोई किसी भी का अध्ययन करते हैं, किसी भी तारे का या कुछ तारे का या ग्रहों का जो भी अध्ययन करेंगे वो हम किसके अंतर्गत करेंगे, तो आप बता देंगे किसके अंतर्गत करेंगे हम, किसके अंतर्गत, ब्रह्मांड अर्थात एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत करेंगे, जिसको हम कॉस्मोलॉजी भी कहते हैं। अब आप देखो, तो यहाँ से मैंने वो पॉइंट आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ब्रह्मांड क्या है, तो आकाश में दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं जी, विज्ञान कहते हैं। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। विस्तारित का मतलब क्या हो रहा है जी, आपको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई वस्तु है जी, इसको कुछ समय पश्चात अगर मैं मान के चलूँ यही वस्तु इस रूप में बढ़ जाए, मतलब कहने का मतलब ये वस्तु कुछ समय बाद इतनी बड़ी हो जाए, तो इसका मतलब विस्तारित का मतलब, विस्तार का मतलब होता है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ता जा रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। यहाँ से आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है जी, तो आप बता देंगे ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या आता है, आगे अपना है, आपको एक क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है कि तारा क्या होता है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज तारा, तारा स्टार, व्हाट इज स्टार। सो हाउ कैन इट एक्सप्लेन स्टार। तो स्टार का मतलब होता है वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार अपना सूरज होता है वो कभी भी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो खुद चमकता है और दूसरों को क्या देता है, प्रकाश देता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तारा क्या होता है, तो व्हाट इज स्टार। तो स्टार की सिंपल सी डेफिनेशन यही हो सकती है कि तारा वह है जो हमारे अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश, जिसकी कोई अपनी ऊष्मा हो, प्रकाश हो, वो क्या कहलाता है, तारा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक चार्ट पर ले जाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद आपको यह जो कंडीशन है वो पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है, तारा सबसे पहले एक विरल गैस के रूप में पाया जाता है। विरल गैस का मतलब होता है कि गैस जब दूर दूर हो, गैस जैसे मान के चलो इस रूप में है, दूर दूर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विरल गैस कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब यह गैस अपने आप सघन, देखो एक सघन होती है और एक विरल। विरल का मतलब होता है कोई भी चीज़ ज़्यादा दूर दूर होना, लेकिन सघन का मतलब होता है कोई भी चीज़ किसी से सट कर बैठना। मैंने बोला जैसे मान के चलो 10 लोग बैठे हैं और मुझे उनको
अगर मैं बोलूँ कि 10 लोग बैठे हैं और उनको मुझे कहीं एक स्थान पर बैठाना है, यदि वो सट कर बैठ गए पास में तो क्या हो गया सघन, और दूर दूर चले गए तो क्या हो गया विरल। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो विरल है, विरल गैसें क्या थी, मतलब विरल गैस का एक गोला रहता है सबसे पहले, फिर उसके बाद अपना क्या होता है जी, तो आपको बता देना है, फिर उसके बाद क्या होता है, गैसें अपने पास में सट जाती हैं, और सट जाती हैं तो मतलब गैसें जब अपने पास में सट जाती हैं तो उसे अपन बोलते हैं निहार का। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि निहार का। अब निहार का के बाद इसमें क्या होता है, आग जलने लगती है, और जैसे ही जलने लगती है आग, क्या होता है, जब भी कोई किसी भी चीज़ में घर्षण उत्पन्न होता है तो आग उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार सघनता पैदा होने से, जैसे आप ही देख लीजिए ठंडों के टाइम में यदि हम 4-5 लोग इकट्ठे एक जगह बैठ जाएं तो वहाँ पर हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो उसी प्रकार निहारिका में गैसें क्या हो जाती हैं, एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और घर्षण के कारण तारा जलने लगता है, और जलने लगता है तो तारा में, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारा में क्या होता है, संलयन कौन सी क्रिया होती है। देखो, एक तो होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है विखंडन। तो आपसे पूछा जाए कि तारा में कौन सी क्रिया होती है, तो आप बता देना कि तारा में संलयन की क्रिया होती है। तो तारा में कौन सी क्रिया होती है, तो आप बता देंगे तारा में संलयन की क्रिया होती है। अब क्या होता है, तारा में कौन सी गैस, देखो तारा में एक होता है कि तारा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो तारा में यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का किसमें, हीलियम में संलयन होता है। तो आप बता देना किसमें, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। तो तारा में क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि तारा में क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि तारा किस अवस्था में पाया जाता है। तो तारा अगर बात करी जाए कि तारा किस अवस्था में पाया जाता है, तो तारा प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सो आप पूछोगे कि प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो मैं कहूँगा कि प्लाज्मा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें द्रव तथा ठोस दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि मुख्य रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आप बता दोगे 3 अवस्थाएं, लेकिन टोटल अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो 5 अवस्थाएं होती हैं। देखो, सबसे पहले द्रव, द्रव के बाद आता है ठोस, ठोस के बाद गैस, कितनी हो गई 3, फिर आती है कौन सी, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से अपनी 5 अवस्थाएं हैं, टोटल कितनी है 5 अवस्थाएं, और मुख्य रूप से कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, तारा कुछ समय के पश्चात, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस अवस्था में है तारा, तो आप बता देना प्लाज्मा अवस्था में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका किस में संलयन होता, तो आप बता देना हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, संलयन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही देखो किसी भी चीज, जैसे अपन गैस सिलेंडर लाते हैं अपने पास, तो उसका कुछ समय पश्चात ईंधन क्या होता है, खत्म होने लगता है। जी बिल्कुल होने लगता है। तो जैसे अपन देखते हैं कि जब अपनी गैस खत्म होती है तो वो गैस में जो अपन जलाते हैं तो वो किस कलर की दिखाई पड़ती है, तो आप बता दोगे रेड कलर, अर्थात वो लाल दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार तारा का जब ईंधन खत्म होता है तो तारा लाल दानव का रूप धारण कर लेता है, अर्थात लाल दानव का मतलब होता है कि वह लाल लाल दिखाई पड़ने लगता है। बिल्कुल सही है। यदि तारा सूर्य से 1.44 गुणा, यानी 1.5 गुना मान लो आप इसको, 1.5 गुना सूर्य से अगर 1.5 गुना छोटा होता है तो वो क्या बनता है, श्वेत वामन। क्या बनता है जी, आप बता देंगे श्वेत वामन। ठीक है, तो अब ऐसे ही यदि तारा तो फिर श्वेत वामन के बाद इसका, देखो श्वेत वामन को हम जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया जब यह सूर्य के जैसे ही इसका ईंधन खत्म होता है तो ईंधन खत्म होने के बाद इसमें कुछ ना कुछ अंश बचे रह जाते हैं, किसके, ईंधन के, इसलिए इसको श्वेत वामन अर्थात जीवाश्म तारा भी कहते हैं।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसका क्या हो गया, ईंधन खत्म हुआ, तो किस में चेंज हो गया जी, काला बावन में। और काला बावन ऐसा तारा होता है जिसके पास ईंधन की कोई भी मात्रा नहीं होती, अर्थात वह चमकना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं कि यदि तारा, देखो यहां पर अपना है, यदि तारा लाल दानव यदि सूर्य से 1.5 गुना बड़ा हुआ तो क्या होगा। यदि तारा लाल दानव सूर्य से 1.5 गुना बड़ा हुआ तो अपना तारा किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा अभिनव तारा में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि तारा 1.5 गुना बड़ा हुआ तो किस में चेंज होगा, अभिनव तारा में। और अभिनव तारा भी कुछ समय पश्चात कई तारों में टूट जाता है। ठीक है, अब अभिनव तारा में क्या होता है कि टूटने के बाद न्यूट्रॉन, अब ये 4 तारों में बट जाता है। न्यूट्रॉन तारा होता है, पल्सर होता है और क्वेसर होता है। देखो पल्सर और क्वेसर ऐसे तारे हैं जो अपनी धुरी पर सबसे तेज चक्कर लगाते हैं। और न्यूट्रॉन ऐसा तारा होता है जिसके पास कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात न्यूट्रॉन का मतलब होता है ऐसा जिसका पर न्यूट्रल मतलब उदासीन। लेकिन एक और तारा बनता है ब्लैक होल, और ब्लैक होल सबसे खतरनाक तारा होता है, जिसकी अगर बात की जाए तो ब्लैक होल में इतनी कैपेसिटी होती है कि वह 1 चम्मच भार, मतलब 1 चम्मच ब्लैक होल का भार 10 हाथियों के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको चारों पॉइंट क्लियर कर दे, आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ से अपन इसको समझते हैं। देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या कि तारा बनने से पहले किस अवस्था में होता है, तो गैसों का एक गोला होता है। और बात करें अपन, तारा आगे आता है जब गैसें विरल होकर केंद्रित हो जाती हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, जो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, और आगे क्या है, जब इन नेबुला का मतलब होता है निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया होती है तो वह तारा का रूप ले लेता है। तो वही बात है, तारे में हाइड्रोजन का क्या होता है, हीलियम में संलयन होता है। तारे में ईंधन किस अवस्था में होता है, मैंने अभी बता दिया, प्लाज्मा अवस्था में। लेकिन आगे बात करते हैं, तारों का रंग उसकी रंग किस पर डिपेंड करता है, तो रंग उसके पृष्ठ ताप पर डिपेंड करता है। यदि रंग तारे का लाल रंग कब होता है, जब उसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान होता है, अर्थात निम्न तापमान। मतलब भाई साहब यदि इसका तापमान निम्न ताप मतलब सबसे कम ताप है, फिर भी किस रंग का होगा, लाल रंग का। अभी आपने देखा था ना कि उसका ईंधन जब कम बचा था तो वो किस रूप में चेंज हो गया था, लाल दानव में। सफ़ेद रंग कब होता है, मध्यम ताप, मतलब इसके बीच के, जैसे अगर अपन बात करें तो इसका मध्यम ताप होता है वही 8000 से 10000 के बीच में। नीला रंग सबसे उच्च तापमान पर किसका रंग होता है, तो नीला रंग होता है। तारों का भविष्य प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो मैंने जो समझा दिया आपको, जब तारा ईंधन का समाप्त होने लगता है तो किस का रूप लेता है, लाल दानव का। और लाल दानव का आकार क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। केस के नंबर 1, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा है तो किस में चेंज हो गया, श्वेत वामन में। और श्वेत वामन को जीवाश्म तारा कहते हैं, मैं समझा चुका हूँ आपको। अंतिम रूप में श्वेत वामन में अंतिम अवस्था में चमकता है। काला वामन जब चमकने छोड़ देता है तो किस में चेंज हो जाता है, काला वामन में चेंज हो जाता है। इस प्रकार तारों को क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और इसी के साथ मैंने आपको आगे भी बताया था, आगे क्या बताया था उसको और पढ़ लेते हैं, पर उसके बाद आप इस क्लास को अपन ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, तो सेकंड में क्या लिखा है अपना, सेकंड में आएगा यदि लाल दानव का द्रव्यमान यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बड़ा होता है, अभिनव रूप का तारा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ होते हैं, इसलिए विस्फोटक तारा भी कहलाता है, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, इनमें से किसी एक बनता है, या तो ब्लैक होल बनेगा, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या फिर न्यूट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है, इसका घनत्व उच्च होता है और इसका आकार छोटा हो जाता है।
पल्सर तारों को चमकता और बुझता रहता है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो फिजिक्स का टॉपिक है, इसको अपन फिजिक्स में कवर करेंगे। क्वेसर, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल, इसका घनत्व आपको समझ आती है, मैंने किस अधिक होता है, प्रकाश को गुजरने नहीं देता, इसलिए ब्लैक का मतलब होता है एक ऐसा होल का मतलब व्यूअर। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।